यहाँ से क्या पढ़ने वाले हैं? प्लांट हार्मोन पढ़ेंगे और इस चैप्टर में और भी बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे जिसमें हमको प्लांट वाले चैप्टर में क्या होता था, कन्फ्यूजन। पहला है ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। ऑक्सिन हार्मोन के बारे में आपको याद रखना है कि ये सेल इलोंगेशन करता है, शूट में सेल इलोंगेशन करता है, प्रमोट। फिर से ये फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटोट्रॉपिज्म को ये कंट्रोल करता है। मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह प्रोड्यूस होता है ऑक्सिन हार्मोन, ऊपर भी बढ़ाएगा और नीचे भी बढ़ाएगा। ठीक है। एपाइकल डोमिनेंस में काम आता है ऑक्सिन हार्मोन, यानी कि ऊपर बढ़ाता है और स्टिमुलेट करता है फ्रूट डेवलपमेंट को। फ्रूट डेवलपमेंट में भी स्टिमुलेट करेगा, उत्तेजना पैदा करता है। जैसे पार्थिनोग्राफिक नाम का जो फ्रूट होता है उसमें काम करता है ये। डिले एजिंग ऑफ लीव एंड फ्रूट, मतलब ये जल्दी फल को पकने नहीं देता है ऑक्सिन हार्मोन। लंबाई तो बढ़ाएगा फ्रूट ये पेड़ का, लेकिन ये जल्दी फल को पकने नहीं देगा, ना ही जल्दी पत्ता को झड़ने देगा, ना ही, ठीक है ना। तो डिले करता है, ठीक है ना, प्रमोट नहीं, डिले करता है। तो ऑक्सिन हार्मोन क्या है, लंबाई को तो बढ़ाता ही है, साथ ही पत्ती और फल को जल्दी पकने या मरने नहीं देता है, उसको लेट करता है। ठीक है, वो भी यहाँ पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल ऑक्सिन, तो ये देखो ये भी ऑक्सिन का एग्जाम्पल है। एंडोल एमिटेड एसिड, एंडोल बाइटोरिक एसिड और 2,4-D, ये तीनों ऑक्सिन का एग्जाम्पल है। लेकिन ये दोनों जो ऑक्सिन है वो नेचुरल ऑक्सिन है। ये 2,4-D वीडी साइड है और इसका हम लोग ये क्या है, ये हम लोग खुद बनाते हैं, ये नेचुरल नहीं है, ये पेस्टिसाइड वीडीसाइड है। ठीक है, कीटनाशक है ये। उसके बाद इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट ऑक्सिन हार्मोन इज सेंसिटाइज, तो ऑक्सिन हार्मोन कहाँ रहता है, तो ऑक्सिन हार्मोन आपको रूट में भी रहता है और शूट में भी रहता है, ऊपर नीचे दोनों रहता है। इसी कारण ये पौधे के लंबाई को बढ़ाता है। तो ये हो गया, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों जगह रहता है। फिर यहाँ पे कि ग्रोइंग एपाइकल बर्ड्स इनिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल लेटरल एक्सिलरी बर्ड्स, ए फिनोमेना इज कॉल्ड। यहाँ बोल रहा है कि अगर कोई प्लांट है तो उसका एपाइकल डोमिनेंस को बढ़ाएगा, मतलब एपाइकल को बढ़ाएगा मतलब ऊपर तो लंबा बढ़ाएगा, लेकिन प्लांट का जो एक्सिलरी बर्ड है उसको ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा, वो कम चौड़ा रहे और ऊपर ज़्यादा बढ़ जाए। इस घटना को क्या बोलते हैं, एपाइकल डोमिनेंस। याद रहे कि ऑक्सिन हार्मोन जो होता है एपाइकल डोमिनेंस करवाता है। ये एपाइकल डोमिनेंस करवाने के दौरान ऊपर तो बढ़ाता है, लेकिन ये एक्सियल बर्ड को, जो ये एक्सियल बर्ड है उसको बढ़ने नहीं देता है। मतलब यही कि यह केवल घोड़ा जैसा लंबा बढ़ाता है पेड़ को, ठीक है, लेकिन चौड़ा नहीं करता है। ईएसओ में इस बार सवाल पूछा था कि एपाइकल डोमिनेंस के बारे में कौन सा कथन सही है, तो एपाइकल डोमिनेंस के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये वाला सही है, बी ऑप्शन। ध्यान से पढ़ो। एपाइकल डोमिनेंस में क्या होता है कि एपाइकल डोमिनेंस में होता है रिमूवल ऑफ एपाइकल बर्ड्स प्रमोट्स लेटरल बर्ड ग्रोथ। मतलब ये कहना चाह रहा है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को कैसा प्लांट चाहिए, लंबा नहीं, हम लोग को प्लांट चाहिए कि लंबा भी हो और चौड़ा भी हो, मतलब चौड़ाई ज़्यादा चाहिए, ठीक है, ये ज़्यादा चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो लंबाई करने का काम है ये ऑक्सिन हार्मोन का काम है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को चौड़ा प्लांट चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जो ये जो एपाइकल ये है इसको काट देंगे ऊपर से कैंची से क्या करेंगे, काट देंगे। जब ऊपर से काट देंगे ना तो ये चौड़ा होने लगेगा प्लांट। ऐसे ही हेजिंग करते हैं हम लोग इसमें, चाय के बागान खेती में, तो ऊपर से काटेंगे ताकि ये चौड़ा होने लगे ये चीज़, ठीक है ना। ऊपर से देखो ये काट देंगे, हम लोग को ऐसा प्लांट चाहिए तो ऊपर से काट देंगे और ये फिर चौड़ा होने लगेगा, ये चाहिए। तो यही चीज़ कह रहा था सही। अब यहाँ पे इसी का एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे बोला द रूट एंड शूट एपाइसेस आर एक्टिव ग्रोथ पॉइंट्स। देखो एक्टिव होता है ना कि डोरमेंट होगा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन यहाँ पे देखो, पहला ऑप्शन यहाँ देखो ये गलत क्यों था कि डोरमेंट बोल रहा है, रूट और शूट डोरमेंट होता है एपाइकल में, नहीं, ये तो एक्टिव ना होता है, रूट और शूट बढ़ाता है एपाइकल में, तो ये ऑप्शन गलत है। साइटोकोनिन के बारे में क्या याद रखना, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है लेकिन सबसे बड़ी ऑप्शन बी है। जो साइटोकोनिन है ये ऑक्सीजन के बिल्कुल उल्टा काम करता है। क्या ऐसा काम करता है, ऑक्सीजन के बिल्कुल उल्टा काम करता है। ये जो साइटोकाइनिन है, ये जो साइटोकाइनिन है ये ऑक्सीजन के बिल्कुल उल्टा काम करता है, क्योंकि ये प्रमोट करता है जनरली लेटरल ब्लड ग्रोथ को, और ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑक्सीजन इफेक्ट को, ठीक है ना। ये काउंटर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन इफेक्ट को और इंक्रीज करता है साइटोकॉन। अगर साइटोकॉनिन इंक्रीज हो जाएगा किसी प्लांट में तो वो एपाइकल डोमिनेंस अपने आप कम हो जाता है, ठीक है।
फिर से यहाँ पे द मेन फंक्शन ऑफ ऑक्जिन अर्थ, ऑक्जिन का 3-4 फंक्शन है। एक तो इंड्यूस पार्थिनोग्राफी बताया था, पार्थिनोग्राफी फ्रूट को बढ़ावा देने में मदद करता है, और आपको सेल डिवीजन में भी तो मेनली साइटोकाइनेसिस मदद करता है, लेकिन ये भी थोड़ा मदद करता है वीडीसाइड के रूप में, जैसे 2,4-D ऑक्जिन ही है, वीडीसाइड के रूप में प्रयोग होता है। आपको पता होना चाहिए कि मानव मूत्र में सबसे पहले ऑक्जिन को खोजा गया था। फिर ये देखो, इसी को कहते हैं क्या, सेल इलोंगेशन। ये क्या होता है, ऑक्सिन हार्मोन सूर्य की ओर मुड़ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, सेल इलोंगेशन। तो यहाँ बोल रहा है कि प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स लाइट बिकॉज ऑफ विच ऑफ द हार्मोन, तो ये ऑक्सिन हार्मोन के कारण ही ऐसा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद है यहाँ पे कि डैश इज़ वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग। तो हेज मेकिंग क्यों करते हैं हम लोग, तो हेज मेकिंग करते हैं एपाइकल डोमिनेंस को, ऊपर वाले डोमिनेंस को तोड़ने के लिए। इसी घटना को बोलते हैं डीकैपिटेशन, सिरा छेदन, ठीक है। फिर ये यहाँ पे कि सौर प्रभाव, शीर्ष प्रभाविता यानी कि एपाइकल डोमिनेंस के बारे में कह रहा है। एपाइकल डोमिनेंस के प्रभाव को किस हार्मोन द्वारा दूर किया जाता है, तो साइटोकाइनिन के द्वारा। तो साइटोकाइनिन क्या है, ऑक्सिन का प्रभाव को क्या करता है, कम करता है। ये ऑक्सिन के प्रभाव को क्या करता है, साइटोकाइनिन कम करता है, क्योंकि जो ऑक्सिन जो है ऊपर नीचे बढ़ाएगा प्लांट को, और जो साइटोकाइनिन है ये क्या करता है, अगर साइटोकाइनिन जो है ये प्लांट के चौड़ाई को बढ़ाता है, ठीक है। कैसे कम करता है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो साइटोकाइनिन है ऑक्सिन के प्रभाव को कम करके लैटरल ब्लड ग्रोथ को ज़्यादा ध्यान देता है, मतलब इस तरफ ज़्यादा ध्यान देता है कौन, साइटोकाइनिन, ठीक है। फिर है यहाँ पे जीबरलिन। जीबरलिन काम क्या करता है, तो जीबरलिन क्या करता है, स्टीम इलोंगेशन, मतलब कि लेंथ को इंक्रीज करेगा, प्लांट के बीच का जो लेंथ है उसको इंक्रीज करेगा बाय प्रमोटिंग सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन, ठीक है ना। देखो स्टीम इलोंगेशन लिख दिया, तो ये सब याद रखना है, स्टीम इलोंगेशन ये सब प्रयोग होता है जीबरलिन के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए। और सीड जर्मिनेशन भी करता है, फ्रूट डेवलपमेंट भी करता है। अब यहाँ पे सवाल, अब यहाँ पे कहाँ चला गया, अरे हाँ ये सवाल था, यहाँ पर है। अब है कि तने की लंबाई को बढ़ाता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रीम बताए थे, ये सबसे याद रखो। लेंथ ऑफ द स्ट्रीम मतलब कि जो नोड्स और इंटर नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, नोड्स और इंटर नोड्स के बीच का डिस्टेंस है, उसको कौन बढ़ाता है, तो तने की लंबाई को ऑक्सिन नहीं बढ़ाता है, ये कन्फ्यूजन में मत रहना। तने की लंबाई को या गन्ने की लंबाई बोले, गन्ने की लंबाई बोले कैसे बढ़ता है, या तने की लंबाई कैसे बढ़ता है, तो गन्ने या तने की लंबाई जो है जेबरा जैसा लंबा कौन बढ़ाएगा, जेबरलिन बढ़ाता है, ठीक है। तो जेबरलिन बढ़ाता है। फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि प्लांट हार्मोन जेबरलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो जेबरलिन हार्मोन कहाँ से पाते हैं, तो हम लोग फंगस से पाते हैं। कैसे याद रखेंगे, तो जी मतलब जेबरलिन हार्मोन कहाँ से पाते हैं, तो फंगस से पाते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि जेबरलिन के बारे में कौन सा कथन सही है, तो जेबरलिन ब्रेक सीड डोरमेंसी, बीज अंकुरन को प्रेरित करता है, बिल्कुल। जेबरलिन का काम ही है कि सीड को जल्दी जर्मिनेट कराए। आई कहीं पे लिखा रहा है ना ब्रेक सीड डोरमेंसी, तो इसका मतलब होता है कि सीड को जर्मिनेशन कराना। ब्रेक सीड डोरमेंसी का मतलब है सीड को जर्मिनेट कराना। जेबरलिन जो है ये गन्ने की लंबाई को बढ़ाता है, स्टीम की लंबाई को बढ़ाता है। ये प्रमोट सीड डोरमेंसी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, प्रमोट सीड डोरमेंसी नहीं। जो जेबरलिन हार्मोन है वो सीड डोरमेंसी को प्रमोट नहीं करता है। सीड डोरमेंसी को प्रमोट करने का मतलब कि ये अंकुरन अंकुरन ना होने देगा, अंकुरन ना, ये गलत है, अंकुरन होने देता है ये, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। प्रिवेंट सेंसेस मतलब कि जरा अवस्था यानी कि प्लांट के मरने की अवस्था को कम करता है, तो ये भी सही है। ये ऑक्सिन हो, चाहे तुमको साइटोकाइनिन हो, चाहे जेबरलिन हो, ये तीनों जो है प्लांट के जो लाइफ है उसको बढ़ाता है, ठीक है। फिर से यहाँ पे विच ऑफ द टू आर द एंटीगोस्टिक टू ईच अदर फॉर सीड डोरमेंसी, मतलब सीड डोरमेंसी को लेकर कौन एक दूसरे से अलग है, तो देखो ये सब याद रखो। कहीं पर भी लिखा रहा है कि ब्रेक सीड डोरमेंसी, तो इसका मतलब समझने की कहना चाह रहा है जर्मिनेशन लिखा हुआ है जेबरलिन में। ब्रेक सीड डोरमेंसी का मतलब कि ये जर्मिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जर्मिनेशन कौन कराता है, या ब्रेक कौन करेगा सीड डोरमेंसी को, जर्मिनेशन या ब्रेक सीड डोरमेंसी शब्द है तो जेबरलिन मारना। और कहीं पे लिखा रहा है कि मेंटेन सीड डोरमेंसी इन बर्ड्स एंड सीड्स
या फिर कहीं पे लिखा रहेगा प्रोत्साहन कौन करता है, सीड डोरमेंसी को। तो इसका मतलब हुआ कि अंकुरित ना होने देना कोई बोलते हैं मेंटेन, या प्रोत्साहन सीड डोरमेंसी को तो एब्सिसिक एसिड करता है। तो जेबरलिन और एब्सिसिक एसिड एक दूसरे को लेकर क्या है, उल्टा है। उसके बाद 2,4-D क्या है कि वीडीसाइड है, शाकनाशक है, वीडीसाइड है, ठीक है, शाकनाशक। ये एसएससी में भी पूछा हुआ है। फिर से यहाँ पे कि डैश इज सिंथेसाइज इन द रीजन वेयर द रैपिड सेल डिवीजन अकर लाइक यंग फ्रूट एंड डेवलपिंग शूट वर्ड्स। देखो सेल डिवीजन सब ये पकड़ना था, तो सेल डिवीजन कौन कराता है, साइटोकाइनेसिस कराता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कौन सा इसमें साइटोकाइनेसिस का काम है, तो साइटोकाइनेसिस का इसमें सभी काम है। देखो तो साइटोकाइनेसिस भी प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, ये तो इसका मेन काम है, ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। ये जबकि ऑक्सिन ये काम नहीं करता है, तो एक काम ये ऑक्सिन जैसा नहीं करेगा, ब्रेक अपाइकल डोमिनेंस, ब्रेक अपाइकल डोमिनेंस। ये जो है ये जो है ये जो है जेबरलिन के जैसा एक काम करेगा कि ब्रेक अपाइकल डोमिनेंस, ब्रेक अपाइकल नहीं सॉरी, ये ऑक्सिन के विपरीत काम करेगा, ये ऑक्सिन के विपरीत काम करेगा। देखो जेबरलिन का काम है ना, एक ऑक्सिन के विपरीत होता है, एक ऑक्सिन का अपना ओरिजिनल काम है, एसेटोकिनिन का अपना ओरिजिनल काम है। ब्रेक अपाइकल डोमिनेंस ये ऑक्सिन के बिल्कुल विपरीत वाला काम करता है ये, क्योंकि ये लैटरल बर्ड को क्या करता है, ग्रोथ कराता है। और जो तीसरा वाला है हेल्प्स इन डिले ऑफ लीफ सेंसिटिव, तो ये ऑक्सिन के जैसा ही काम करता है, ठीक है ना। ऑक्सिन हो, अभी बताए थे ना, ऑक्सिन हो या साइटोकाइनिन हो या जेबरलिन हो, ये सब तीनों जो है प्लांट को जल्दी पकने नहीं देगा और उसका जो समय काल है उसको बढ़ाएगा जीवन। तो ये तो एक काम तो यही बात याद रखना था। तो एक काम जो है साइटोकाइनेसिस अपना ओरिजिनल जैसा करता है सेल डिवीज़न, एक काम जो है ऑक्सिन के विपरीत करता है, एपाइकल डोमिनेंस को तोड़ता है, और एक काम जो है ऑक्सिन के जैसा करता है, जिबरेलिन के जैसा करता है कि डिले करवा के, क्या करता है, डिले करा के, डिले कराएगा। इसी को इंग्लिश में और भी शब्द हो सकता है, डिले इन एजिंग ऑफ लीव्स, या फिर कहीं पे लिखा रहेगा हेल्प्स इन डिले ऑफ लीफ सेंसेस, यानी कि पौधे के मरने का जो दर है, पौधे का मरने का दर है उसको लंबा बढ़ाएगा, जीवन काल उसका क्या करेगा, लंबा बढ़ाएगा। ये हो गया। फिर से यहाँ पे है विच प्लांट हार्मोन वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द स्पर्म ऑफ हेरिंग फिश। तो ये हेरिंग फिश से किसको पाए थे स्पर्म से, तो इस साइटोकाइनिन को पाए थे, ठीक है। मानव मूत्र में कौन मिला था, ऑक्सीजन। हेल्प्स टू प्रोड्यूस क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट, तो जो साइटोकाइनिन है ना वही क्लोरोप्लास्ट को भी प्रोड्यूस करता है, सी से साइटोकाइनिन, सी से क्लोरोप्लास्ट। फिर से यहाँ पे पूछ रहा है इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ शुगर कैन टू ऑब्टेन मोर शुगर। बताते गन्ने का लंबाई कैसे बढ़ता है, तो जेबरा जैसा गन्ना लंबा हो गया तो जेबरलिन। फिर से यहाँ पर है डैट प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल वाइल इन टोमेटो इंड्यूस पार्थिनोग्राफिक। पार्थिनोग्राफिक का ग्रोथ कौन करवाता है, बताए थे ऑक्सिन करवाता है फ्रूट के रूप में, पार्थिनोग्राफिक ब्रेक फ्रूट का, तो ऑक्सिन होगा। फिर है मोस्टली वाइडली यूज्ड हार्मोन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कृषि में सबसे अधिक प्रयोग वाला होने वाला हार्मोन कौन है, तो गैसेस हार्मोन इथाइलिन। तो ये क्या करता है, फल को जल्दी पकाता है, तो ये क्या करेगा, प्रोत्साहन करेगा एजिंग को और प्रोत्साहन करेगा सेंसिटिव को। फिर यहाँ पे बोला दैश इज सिंथेसाइज इन लार्ज अमाउंट ऑफ रिपनिंग फ्रूट। रिपनिंग फ्रूट के लिए कौन है, थाइलिन का प्रयोग होता है। फिर से यहाँ पे बोला विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का लेना देना भी में भी कौन हार्मोन प्रयोग होता है, तो ये एथिलीन करेगा, क्योंकि एथिलीन क्या है, एक गैसियस हार्मोन है। एथिलीन क्या है, गैसियस हार्मोन है, ऐसे याद हो जाएगा। फिर से यहाँ बोल रहा है कौन जो है प्रमोट करता है द सेंसेस एंड एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट। मतलब कि यहाँ पे देखो शब्द है प्रमोट, तो दो चीज़ समझो, प्रमोट एजिंग कहीं पे लिखा रहे या प्रमोट सेंटेंसेस कहीं पे लिखा रहे, इसका मतलब होता है फल का जल्दी पकना। प्रमोट मतलब क्या होता है, जल्दी पकना। प्रमोट एजिंग मतलब फल को जल्दी बूढ़ा होना। प्रमोट सेंसेस मतलब जल्दी फल को मरना। ऐसी का मतलब होता है फल को जल्दी पकना, तो ये काम है इथाइलिन का। लेकिन कहीं पे लिख दे डिले एजिंग या डिले सेंटेंसेस, इसका मतलब होता है फल का लेट से पकना। डिले एजिंग मतलब फल का लेट से बूढ़ा होना। डिले सेंटेंसेस मतलब फल को जल्दी मरने नहीं देना, उसका उम्र बढ़ाना, और फल को लेट से पकने देना। तो ये काम होता है ऑक्सिन और साइटोकिनिन।
ऑक्सीजन और साइटोकिनिन ये दोनों फल को लेट से पकड़ने देता है। यहाँ तक कि जिबरेलिन भी यही काम करता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे डिफरेंस। फिलहाल यहाँ पे बोल रहा है प्रमोट एजिंग कौन करता है और एसेंटेंसेशन तो इथाइलिन। फिर यहाँ पे डैश प्रमोट सीड डोरमेंसी। तो देखो सीड डोरमेंसी को कौन प्रमोट करता है, तो कहीं पे लिखा है मेंटेन या प्रमोट, कहीं पे लिखा है मेंटेन या प्रमोट। मेंटेन या प्रमोट सीड डोरमेंसी कौन करता है, ये याद रखेंगे। यानी कि सीड जल्दी से क्या करेगा, ये अंकुरन नहीं होने देगा, तो वो एब्सिसिक एसिड है, ठीक है। तो देखो जो डिले शब्द है, डिले तो ये अच्छा के लिए यूज होता है, लेकिन प्रोमोट है तो ये सब इथाइलिन या फिर और जगह प्रोमोट सीड डोरमेंसी, प्रोमोट सीड डोरमेंसी या मेंटेन सीड डोरमेंसी किसके लिए यूज हुआ था, एब्सिसिक एसिड के लिए, ठीक है। फिर से यहाँ पे कि फोटो पीरियडिज्म क्या होता है। तो फोटो पीरियडिज्म मतलब होता है कि इसको कितना लाइट की आवश्यकता है। 3 प्रकार का होता है। एक एचडीपी शॉर्ट डे शॉर्ट डे प्लांट, एक होता है लॉन्ग डे प्लांट, एक होता है डीएनपी, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखेंगे एलडीपी कौन है, एचडीपी प्लांट कौन है। तो एलडीपी जो अनाज है वो है गेहूँ। कैसे याद रखेंगे कि शॉर्ट डे जो प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट मतलब कौन है, तो गेहूँ है। कैसे याद रखेंगे, तो देखते हैं छात्र में दिन भर गेहूँ को क्या करते हैं हम लोग, पसारते हैं बहुत देर तक, क्योंकि इसको धूप बहुत लंबे समय तक चाहिए। तो यही पूछेगा लॉन्ग डे प्लांट कौन, गेहूँ। जबकि चावल देखते हैं थोड़ा ही देर पसारते हैं फिर हटा लेते हैं, तो ये शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है। फिर से यहाँ पे वेन फ्लावरिंग इज कंट्रोलेड बाई ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। जब दिन और रात के ड्यूरेशन के आधार पर फ्लावर को कंट्रोल करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इस घटना को, तो फोटो पीरियडिज्म बोलते हैं, इसी को फोटो पीरियडिज्म बोलते हैं। फिर है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग इन फोटो पीरियड। तो यहाँ पे देखो जो फोटो पीरियड में कौन सा हार्मोन है रिस्पॉन्सिबल है, तो देखो फोटो पीरियड सब यूज हो रहा है ना, तो ये नहीं होगा। फोटो पीरियड में फ्लोरिजन हार्मोन काम आता है फ्लावरिंग के लिए, ठीक है। फ्लोरिजन क्या है, फ्लोरिजन। फिर फाइटोक्रोम क्या है, तो फाइटोक्रोम क्या करता है, तो फाइटोक्रोम करता है फ्लावरिंग का काम करता है और सीड जर्मिनेशन का, दोनों का काम करता है। तो फ्लावरिंग भी फैलाएगा, सीड जर्मिनेशन भी फैलाएगा। अच्छा चलिए यहाँ पे हमको बताओ तो मेंटेन सीड डोरमेंसी कौन करता है, मेंटेन सीड डोरमेंसी। और एक है कि डिले या एजिंग इन सीड डोरमेंसी। तो डिले या एजिंग इन सीड डोरमेंसी उल्टा बात बोल रहा है, गलत बात। तो इसमें सही वाला आंसर होगा, क्या होगा, जेबरलिन। मेंटेन सीड डोरमेंसी या प्रोत्साहन सीड डोरमेंसी को, तो ये कौन करेगा, तो ये अच्छा बात बोल रहा है, मतलब इसमें गलत बात लिखना है, यानी कि एब्सेसिव केसेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यही है, ब्रेक डाउन सीड डोरमेंसी कौन है, मतलब अंकुरन करवाएगा, तो जेबरलिन। जबकि मेंटेन सीड डोरमेंसी कौन है, तो एब्सेसिव। फिर यहाँ पे देखो अब कुछ नया टॉपिक पीछे का, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस में याद रखना है सबसे पहले तो रिएक्शन, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 वाटर के साथ मिलेगा क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस में, तो 6 मॉलिक्यूल वाला ग्लूकोज बनेगा और आपको 6 ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। 6 कार्बन वाला ग्लूकोज बनेगा और 6 ऑक्सीजन बनेगा। फिर आपसे दूसरा सवाल ये पूछेगा कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए किसका ज़रूरत है, ऑक्सीजन का, तो नहीं, केवल कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का, वो भी 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर का, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा सवाल ये पूछेगा जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल कहाँ चला गया, हाँ। तो दूसरा सवाल ये पूछेगा जो क्लोरोफिल होता है ना, हाँ क्लोरोफिल, तो ये जो क्लोरोफिल है इसके अंदर क्या मौजूद होता है, तो तुम बोलना मैग्नीशियम मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, मैग्नीशियम। फिर तीसरा सवाल पूछेगा कि जो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक है, तो इंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें हीट को दे के और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये हीट को देना पड़ता है, सनलाइट को दे रहे हैं ना, तो हीट को देना पड़ता है, इसी का ये क्या है, एंडोथर्मिक। फिर एटाबोलिक है कि मेटाबोलिक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जुड़ रहा है, तो एनाबोलिक है।
टूटता तो कैटाबॉलिक बोलते हैं। फिर से पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में किसका ऑक्सीडेशन होता है, तो इसमें ऑक्सीडेशन होता है वाटर का। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वाटर का ऑक्सीडेशन होकर ऑक्सीजन बन रहा है और कार्बन का रिडक्शन होके क्या बन रहा है, CO2। तो वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है CO2 का। फिर से आपको पता है, फिर से ये सवाल पूछता है कि जो फोटोसिंथेसिस है इसमें जो है थैलाकोइड में क्या चलता है, तो थैलाकोइड में लाइट रिएक्शन चलता है, ठीक है ना। अब उसमें बनता है NADPH और ATP बनता है। और स्ट्रोमा में क्या चलता है, डार्क रिएक्शन, उसमें क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस PGA। लेकिन हम हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है स्ट्रोमा में क्या बनता है, तो कैसे याद रखेंगे, तो स्ट्रोमा में डार्क कलर का, स्ट्रोमा मतलब रूम, तो रूम में डार्क कलर का क्या है, ग्लूकोज है। रूम में डार्क कलर का क्या है, ग्लूकोज है, तो ऐसे याद हो जाएगा रूम में डार्क कलर का ग्लूकोज। अब यहाँ पे देखिए फिगर भी है, तो रूम में क्या याद कराए थे स्ट्रोमा से, रूम में डार्क कलर का ग्लूकोज प्लस PGA है। तो यहाँ पे देखो, तो रूम से क्या याद रखोगे, रूम से याद रखोगे स्ट्रोमा, डार्क से क्या याद रखोगे कि डार्क रिएक्शन, ग्लूकोज से क्या रखोगे, ग्लूकोज बनता है। फिर रूम से और क्या याद रखोगे कि PGA, ठीक है। और इधर जो क्या है, थैलाकॉइड में लाइट रिएक्शन चलता है, इसमें बनता है NADPH और ATP, NADPH और ATP, इधर बनता है PGA प्लस ग्लूकोज। तो ये भी कन्फ्यूजन होता था। फिर से यहाँ पर है डैश इज़ नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट। देखो रेस्पिरेशन क्या होता है, ये होता है फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल उल्टा। क्या होता है, उल्टा। अब रेस्पिरेशन देखोगे प्लांट में, तो इसका होता है फार्मूला, क्या होता है, C6H12O6, और वो जाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और फिर रेस्पिरेशन में क्या करता है प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और प्लस पानी छोड़ता है और एनर्जी, ठीक है। तो देखो रेस्पिरेशन के लिए क्या ज़रूरत है, तो रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरत है ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ठीक है। ये सब ज़रूरत किसके लिए था, तो ये सब ज़रूरत था फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरत है ऑक्सीजन। बस इतना याद रखो कि जो रेस्पिरेशन है ये क्या होता है, उल्टा। किसके उल्टा, तो फोटोसिंथेसिस के, ठीक है। फिर से जो है रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेशन जो प्लांट में होता है ना, ये बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण से अलग है, फोटोसिंथेसिस से अलग है। अब रेस्पिरेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल उल्टा है। और इसमें क्या है, हमको ग्लूकोज तोड़ना है ना, तो इसमें से ग्लूकोज टूटेगा, क्या है, इसमें से ग्लूकोज क्या करते हैं, तोड़ते हैं ना, टूटता है ग्लूकोज, तो जब टूटेगा ग्लूकोज तो क्या होगा, एनर्जी निकलेगा, तो ये एक्सोथर्मिक है। फिर इसमें ग्लूकोज क्या है, टूट रहा है ना, तो ये कैटाबॉलिक हो गया, जबकि वो एनाबॉलिक था और इंडोथर्मिक था। इसमें टूटने पे एनर्जी निकल रहा है, इसी कारण क्या हो जाएगा रेस्पिरेशन, एक्सोथर्मिक। इसमें मेन प्रोडक्ट क्या है, ATP, और बाई प्रोडक्ट क्या है, CO2 और वाटर। मेन प्रोडक्ट है ATP, इसमें बाई प्रोडक्ट है CO2 और वाटर। फिर से आपको याद रखना है, कि जो पौधे में होता है रेस्पिरेशन दिन रात चलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे है प्रकाश संश्लेषण में श्वसन की दर को बढ़ाने वाला कारक कौन है, तो ये सब है, ठीक है ना। रेस्पिरेशन की दर को बढ़ाएगा कौन, टेम्परेचर बढ़ा देगा, लाइट बढ़ा देगा, जल बढ़ा देगा, क्लोरोफॉर्म बढ़ा देगा, ईथर बढ़ा देगा, एसीटोन बढ़ा देगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन श्वसन की दर को कम करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, श्वसन की दर को कम कर देगा, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की दर को बढ़ाता है। फिर SO2 NO2O3 लीड कैडमियम, ये सब भी श्वसन की दर को क्या करेगा, कम कर देगा। अब एक में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि क्या ऑक्सीजन का श्वसन की दर पे प्रभाव पड़ता है, क्या ऑक्सीजन से प्लांट के श्वसन की दर पे प्रभाव पड़ेगा ऑक्सीजन से, तो बोलना नहीं। तो ये जो ऑक्सीजन होता है, इसका ऑक्सीजन होता है, उससे रेस्पिरेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ना ही फोटोसिंथेसिस पर भी, और ना ही रेस्पिरेशन पे, VBI है, ठीक है, याद रखिएगा।
ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही है, यह गार्ड सेल है। गार्ड सेल क्या है, जब पानी आएगा तो गार्ड सेल ओपन हो जाएगा और फूल जाएगा, और जब पानी निकलेगा तो गार्ड सेल बंद हो जाएगा और श्रिंक हो जाएगा। तो यही याद रखना है। गार्ड सेल के साथ ही क्या पाया जाता है, सब्सिडरी सेल और उसके ऊपर एपिडर्मल सेल। तो ठीक है, गार्ड सेल के बारे में यही लिखा हुआ है। फिर प्लाज्मोलिसिस किस में होता है, तो प्लाज्मोलिसिस होता है हाइपोटोनिक सेल में, हाइपोपों वाले में होता है। किस में होता है, हाइपोटोनिक सेल में। फिर है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन किससे होता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। तो देखो, ट्रांसपीरेशन होता है स्टोमाटा ऑफ द लीफ से होता है, क्यूटिकल ऑफ द लीफ से होता है, स्टेम के लेंटिसेल से होता है। हमको कन्फ्यूजन होता है कि क्या रूट से भी ट्रांसपीरेशन होता है, तो ये भी बात याद रखना। भी आई है, रूट से कोई भी पानी का वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, पानी नहीं उड़ता है, ट्रांसपीरेशन रूट से नहीं होता है। फिर से यहाँ पर है सवाल कि गैस का एक्सचेंज होता है किससे किससे होता है, स्टोमाटा से, लेंटिसेल से और रूट से होता है। तो देखो, गैस का एक्सचेंज रूट से हो सकता है, लेकिन जो ट्रांसपीरेशन होता है वो रूट से, कहाँ लिखें, लेकिन जो ट्रांसपीरेशन होता है वो रूट से नहीं होता है। ठीक है, अब प्लांट में जब रेस्पिरेशन होगा तो ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ये भी याद रहना चाहिए। अब ये एएसओ में सवाल पूछ दिया, एएसओ में ये सवाल पूछा, एएसओ में क्या पूछ रहा है सवाल, ये कि जो रूबिस्को एग्जाम होता है तो उसका फोटोसिंथेसिस में क्या रोल होता है। तो ये एएसओ में सवाल पूछा था ना, तो ये देखो ये क्या करता है फोटोसिंथेसिस को, रूबिस्को एंजाइम। ये जैसे ही फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा, 6 CO2 प्लस 6 वाटर का मॉलिक्यूल प्लस C6H12O6 प्लस क्या बनेगा, ऑक्सीजन। तो ये जो याद रखो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज के रूप में स्टेबलाइज हो रहा है, यही काम किसका है, रूबिस्को एंजाइम का। इसी को क्या बोलते हैं, कार्बोलिसिस। क्या बोलते हैं, कार्बोलिसिस। तो पहला ऑप्शन सही होगा, वो फिक्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट के रूप में। फिर से यहाँ पे है कि जो फोटो रेस्पिरेशन है उसमें रूबिस्को एंजाइम कैसा एक्ट करता है, तो ऑक्सीजनेज के रूप में। फोटो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजनेज के रूप में काम करेगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस में कार्बोलाइज के रूप में काम करेगा, कार्बोलाइज के रूप में। यहीं से तुमको पूछा था ये। तो फोटो रेस्पिरेशन में क्या करेगा, ऑक्सीजन को ही किस में बदल देता है, ये ऑक्सीजनेज मतलब कि वाटर में बदल देता है फोटो रेस्पिरेशन में। ठीक है, और कार्बोलेज मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें बदल देगा ग्लूकोज में, C6H12O6। और ये भी बताए थे कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो अगर ब्लू और लाल दोनों दिया रहे तो रेड मार्क आएंगे। सबसे कम किस में होता है, ग्रीन में। फिर से ये पूछ रहा है कंडीशन फॉर फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन क्या है, तो फोटो रेस्पिरेशन का कंडीशन क्या है, तो जो कंडीशन देखो, फोटो रेस्पिरेशन का वही कंडीशन है जो कंडीशन फोटोसिंथेसिस के लिए अच्छा है उसका उल्टा। जो कंडीशन फोटोसिंथेसिस के लिए अच्छा है, प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन है ना, ये बैड चीज़ है। क्या है, बैड चीज़ है। रेस्पिरेशन अच्छा है लेकिन फोटो रेस्पिरेशन क्या है, ये बैड चीज़ है। तो ये कब होगा, तो ये देखो हम बताए थे कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होता है, 6CO2 6H2O C6H12O6 प्लस 6O2। अब देखो फोटो रेस्पिरेशन कब होता है, फोटो रेस्पिरेशन कब होगा प्लांट में, तो जब इधर ना ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए, जब वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या घट जाए। तो हुआ ना, ये दोनों काम किसके अपोजिट हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के अपोजिट हो रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। अब यहाँ देख भी लो, यहाँ पे बोला लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2, देखो इसका मात्रा कम होनी चाहिए। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, देखो इसका मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर हाई होना चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी हाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन क्या था, ये बिल्कुल ही फोटोसिंथेसिस का उल्टा वाला रिएक्शन है। इसमें क्या निकलता है, और ये भी बात पढ़ाए थे कि रेस्पिरेशन में किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत VVI पार्ट है, ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये पढ़ाए थे। सिर्फ प्रभाव किसका पड़ता है, इसका। फिर ये देखो
वह बिंदु जहाँ पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की दर आपस में इक्वल हो जाए उसको कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट, क्षतिपूर्ति बिंदु। ये भी एसओ में पूछा हुआ सवाल है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टफुल प्रोसेस इन द प्लांट। प्लांट में वेस्टफुल प्रोसेस क्या है? रेस्पिरेशन बढ़िया प्रोसेस है। रेस्पिरेशन बढ़िया प्रोसेस है। ये क्या होता है? रेस्पिरेशन इसके उल्टा होता है। ठीक है, ये दिन रात दोनों समय चलता है, डे नाइट। और इसमें क्या निकलता है रेस्पिरेशन में? रेस्पिरेशन में CO2 हम लोग पाते हैं। और ये क्या है? केवल डे में होगा। इसमें क्या पाते हैं हम लोग? ऑक्सीजन पाते हैं, प्लस खाना बनाता है प्लांट C6H12O6। और ये ट्रांसपिरेशन क्या है? ये भी बढ़िया प्रोसेस है, लेकिन ये रूट से नहीं होता है, ये भी बताए थे। ये फोटो रेस्पिरेशन क्या है? ये बैड चीज़ है, तो ये आंसर होगा। ये फोटो रेस्पिरेशन में कब होता है फोटो रेस्पिरेशन? तो जब CO2 की मात्रा क्या हो? कम हो, और ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो? ज़्यादा हो, लाइट क्या हो? ज़्यादा हो, इंटेंसिटी या टेम्परेचर क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए। और ये भी बताते हैं कि किसका प्रभाव जो है फोटो रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन पे नहीं पड़ता है। तो ये ऑक्सीजन के दर से फोटो रेस्पिरेशन पे प्लांट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑक्सीजन बढ़े चाहे घटे, बढ़े चाहे घटे, इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये भी बताए थे कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें किसका ये ऑक्सीडेशन होता है? तो ऑक्सीडेशन होता है तुमको इसका वाटर का। और किसका रिडक्शन होता है? तो रिडक्शन होता है तुमको इसका कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा वाटर का O2 में, और इसका हो जाएगा ग्लूकोज में। ये सब चीज़ पढ़ा दिए हैं। ठीक है, ये सब चीज़ पढ़ा दिए हैं। ट्रांसपिरेशन रूट से नहीं होता है, तो यही है। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें भी ये तो नेस्टिक मूवमेंट है और एक है ट्रॉपिक मूवमेंट है। तो ये वृद्धि से मुक्त होता है और ये वृद्धि पे आश्रित होता है, मतलब ग्रोथ इंडिपेंडेंट होगा। यही लाइन जो हमको याद नहीं होता है, कैसे याद करेंगे? तो देखो, मान लो छुई मुई का पौधा है, इसका मतलब क्या हो गया? ग्रोथ इन डिपेंडेंट। ये नेस्टिक मूवमेंट का याद कर लो। और दूसरा जो हो जाएगा वो ट्रॉपिक मूवमेंट। तो तुम देखो, मान लो जो कि छुई मुई का पौधा है, ये छुई मुई का पौधा भी इतना बड़ा है, इसको हम लोग क्या किए? छुए, तब मुरझा गया। अब मान लो छुई का मौका पौधा इतना बड़ा हो गया, तब भी इसको अगर हम लोग छुएंगे तो फिर मुरझा जाएगा। तो हुआ ना कि ये अब छुई मुई कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन अभी भी तो छूने पे वो मुरझा ही जा रहा है। तो मतलब अभी छूने पे उसका जो नेस्टिक मूवमेंट है वो चेंज नहीं हो रहा था। क्या हो जाएगा? ग्रोथ इंडिपेंडेंट। यही लाइन याद करना था। और ये क्या होता है? ग्रोथ डिपेंडेंट होता है। ये दिशाहीन होता है, ये भी इसमें दिशा होता है। छुई मुई कैसे भी मुरझा जाएगा, है कि नहीं? छुई मुई पौधा कैसे भी मुरझा जाएगा, फिर वापस रिवर्सिबल हो जाएगा। कारण क्या है? तो चेंज इन टर्जर, वाटर उसके अंदर का होता है वो चेंज हो जाता है। ये बाहरी उद्दीपन के कारण होता है, ये भी बाहरी उद्दीपन के कारण होता है। और ये क्या होता है? ये सिमोनेस्टिक मूवमेंट होता है। टच मी नॉट, वेनस फ्लाई ट्रैप, ये सब इसका एग्जाम्पल है। नेस्टिक मूवमेंट का दो ही एग्जाम्पल है, एक तो टच मी नॉट छुई मुई, और एक वेनस फ्लाई ट्रैप, जो नाइट्रोजन के लिए प्लांट क्या करता है? लीफ को पूरा मोड़ देता है। ठीक है, और इस ये तो बहुत चीज़ के कारण हो सकता है ट्रॉपिक मूवमेंट। ये जड़ में हो सकता है, तना में हो सकता है, पॉलन ट्यूब में हो सकता है, सन से हो सकता है, टेंड्रिल से हो सकता है, टेंड्रिल में हो सकता है, जबकि ये केवल लीफ में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि जो ये नेस्टिक मूवमेंट है किस कारण से होगा? तो टच के कारण होगा। लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट टच से होगा, वाटर से होगा, लाइट से होगा, ये सब चीज़ से हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नेस्ट्रल मूवमेंट का, ट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जांपल है कि लाइट के कारण क्या होगा? फोटोट्रॉपिक रूट और स्टीम में। ग्रेविटी के कारण क्या होगा? जियोट्रॉपिक रूट और स्टीम में। वाटर के कारण क्या होगा? हाइड्रोट्रॉपिक रूट और स्टीम में। केमिकल के कारण क्या होगा? केमियोट्रॉपिक। तो केमिकल किस में होगा? केमियोट्रॉपिक पॉलन ट्यूब में। और एक केमिकल वाला काम पॉलन ट्यूब में ही तो होगा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब तो ये ना इसी में ना होगा। फिर ये जो इसमें याद करो, टच से क्या होगा? थिग्मोनेस्टिक, थिग्मोट्रॉफिक, थिग्मोनेस्टिक नहीं, थिग्मोट्रॉफिक। और ये किस में होगा? टेंड्रिल से। तो जैसे कि मटर पौधा देखे हैं, इसमें देखे हैं मनी, ये मटर पौधा। तो मटर पौधा में क्या होता है? ऐसे ये पेड़ पे टच के सहारे इसके बाद क्या होता है? चढ़ते रहता है। तो वही ना पूछ रहा है, टच से टेंड्रिल, थिग्मोनेस्टिक, यही है भी यही।
ठीक है। और उसके बाद और कुछ है क्वेश्चन जिसमें हमको याद नहीं होता है। स्वीट पोटैटो किसका है एग्जाम्पल? तो स्वीट पोटैटो को बोलते हैं हिंदी में शकरकंद। और स्वीट पोटैटो हो ये एडवेंचरस रूट का एग्जाम्पल है। किसका? एडवेंचरस रूट का एग्जाम्पल है। ठीक है। फिर यहाँ पे गन्ना का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो गन्ना का कौन सा भाग खाते हैं? देखो, गन्ना फूड स्टोर भले करता है किसके लिए, किस रूप में? गन्ना रूट के रूप में, लेकिन इसका भाग खाते हैं हम लोग स्टेम। याद रहेगा, स्टेम खाते हैं। ऐसे भी हम लोग पढ़े थे गन्ना में जब हार्मोन पढ़ रहे थे तो पढ़े थे स्टेम इलोंगेशन। और स्टेम इलोंगेशन कौन करता था? साइटोकिनेसिस। फिर यहाँ पे एडिबल पार्ट ऑफ गार्लिक एंड ओनियन है। तो गार्लिक और ओनियन, लहसुन और प्याज क्या है? लहसुन और प्याज है। ऐसे फ्लेशिस के लिप्स खाते हैं इसमें, ठीक है ना, फ्लेशिस के लिप। यह सब भले ही स्टीम का रूपांतरण है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग इसमें एडिबल पार्ट क्या खाते हैं? गार्लिक ओनियन में ये है, भले स्टीम का उदाहरण है लेकिन लिप्स खाते हैं, ठीक है। फिर से कैम्बियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ESO में पूछा था। कैम्बियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कैम्बियम किस एग्जाम्पल का है? तो कैम्बियम एग्जाम्पल है लैटरल मेरिस्टेशम का। कहाँ पे? लैटरल मेरिस्टेशम का। यानी कि कैम्बियम जो है वो ये लैटरल चौड़ाई बढ़ाने वाला के लिए, लैटरल मेरिस्टेम का। कैसे याद कर सकते हो? तो Cl या LC, Cl या फिर LC। और ये कैम्बियम जो है प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल है। कैम्बियम कैसा मेरिस्टेटिज्म है? लैटरल मेरिस्टेटिज्म, ठीक है, याद रहेगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है द थिन लेयर ऑफ लिविंग सेल जस्ट इनसाइड द बार्क ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड। तो देखो, ये जब से पेड़ काटेंगे तो इसमें छल्ला दिखाई पड़ता है, इसी को बोलते हैं क्या? थिन लेयर को, कैम्बियम। और ये कैम्बियम कैसा होता है? कैम्बियम लैटरल मेरिस्टेटिज्म का एग्जाम्पल है, LC। फिर से यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू आर इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकोटिलेडोन प्लांट। तो देखो, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोटिलेडोन प्लांट। तो देखो इसमें सब आंसर हो जाएगा। सेकेंडरी ग्रोथ लैटरल मेरिस्टेटिज्म भी तो कराता है, और इसी लैटरल मेरिस्टेटिज्म के तो अंदर ही क्या रहता है? कैम्बियम रहता है। तो ठीक है, और आपको याद रखना है जो कैम्बियम होता है केवल डाइकोट्स में ही प्रेजेंट होता है, मोनोकोट्स में नहीं। इसी कारण जो है मोनोकॉट्स में जो है ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। ये जो दिखाई पड़ रहा है यही है कैम्बियम। अब यह देखो मोनोकॉट्स का एग्जांपल क्या क्या है, ये सब एक बीजपत्री का एग्जांपल। अब यहाँ पे है वाई ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट्स। यही ESO का सवाल पूछा था VPI। तो ग्राफ्टिंग मतलब क्या होता है कि एक पौधा है, ठीक है, इसको काट दिए यहाँ से तो ये क्या होगा? स्टॉक। ऊपर से नया पौधा ला के लगा दिए ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? साइकल। तो ये जो होता है, अब इसको क्या कर दिए? लपेट दिए ऐसे ऐसे, तो ये क्या? ग्राफ्टिंग। तो यही पूछ रहा है जो ग्राफ्टिंग है किस में पॉसिबल नहीं हो पाती है? तो ग्राफ्टिंग है वो तुमको मोनोकॉट्स में नहीं हो पाएगा, मोनोकॉट्स में नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मोनोकॉट्स में कैम्बियम जो है वो एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो यही ESO का सवाल था, ठीक है। चलो, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन, सेकेंडरी ग्रोथ किस में एब्सेंट होगा? तो ये मोनोकॉट्स में एब्सेंट होगा, क्योंकि मोनोकॉट्स में क्या होता है? कैम्बियम नहीं होता है। कैम्बियम में ही क्या रहता है? लेटरल मेरिस्टेटिज्म रहता है। तो इसमें भी ये नहीं रहेगा। लेटरल मेरिस्टेटिज्म क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। निम्नलिखित में से किसे पॉन्ड सेल के बोलते हैं? तो स्पाइरोगाइरा को बोलते हैं पॉन्ड सेल, याद रहेगा। फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि विच डिस्क्राइब द अलगा स्पाइरोगाइरा। अच्छा, स्पाइरोगाइरा को कौन लिटिल एनिमल बोला था? तो ल्यूवेनहुक बोला था, ठीक है। फिर से यहाँ बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
करेक्ट रिगार्डिंग स्पायरोगैरा। तो स्पायरोगैरा को पॉन्ड स्केलेटन बोलता है। ये जो है फ्रेश वाटर में होता है, मेराइन वाटर में नहीं। और जो है ये स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट रहता है इसके पास। ये जाइगोमेंटेज फैमिली से बिलोंग करता है। विच टाइप्स ऑफ गेमेट्स आर फाउंड इन स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा में कैसा गेमेट्स होता है स्पायरोगैरा में? तो आइसोगेमस और नॉन फ्लैजिलेटेड, आइसोगेमेट्स और नॉन फ्लैजिलेटेड, आइसोगेमेट्स और नॉन फ्लैजिलेटेड, आइसोगेमस और नॉन फ्लैजिलेटेड। फिर से यहाँ बोल रहा है, अच्छा ये सवाल देखो यहाँ पर भी हमको कंफ्यूजन होता है। ऐसे स्पायरोग्राम में कौन सा गेमेट्स होता है? तो आइसोगेमस और नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ देखो ये सवाल रेस्पिरेशन रिएक्शन के बारे में। रेस्पिरेशन रिएक्शन में ये पूछता है जब मानव का है, ये क्या है, ये मानव वाला में है, क्या है, ह्यूमन वाला में। तो ह्यूमन वाला जब रेस्पिरेशन पढ़ते थे हम लोग, तो ह्यूमन वाला जब रेस्पिरेशन पढ़ते थे तो ह्यूमन वाला रेस्पिरेशन में किसका ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन होता है? तो यहाँ पे देखो किसका रिडक्शन होगा बता, ह्यूमन वाला में। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, रिडक्शन। अब ये ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये ह्यूमन में, लेकिन यही प्रोसेस जब प्लांट में पढ़ रहे थे, यही प्रोसेस जब प्लांट में पढ़ते हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है, रिडक्शन। यहाँ देखो यहाँ पे ह्यूमन वाला है, ये क्या है, ह्यूमन वाला। तो ह्यूमन वाला में क्या हो रहा है, ह्यूमन वाला में होता है जो ग्लूकोज है इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और जो ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीजन का क्या होगा, रिडक्शन वाटर में। ऑक्सीजन का क्या होगा, रिडक्शन वाटर में। लेकिन जो अगर मान लो प्लांट में आए, प्लांट में क्या होता है, तो प्लांट में ये चीज़ उल्टा हो जाता है। प्लांट को बताए थे वाटर का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, और कार्बन का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। तो ये याद रखेंगे, बिल्कुल उल्टा है, किस में किसका कब क्या होता है, ठीक है। तो तुम एक ही वो याद रखो, प्लांट वाला ही याद रखो। प्लांट में वाटर का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है, रिडक्शन, ठीक है। प्लांट वाला ही याद रखो, हम किसका याद रखें, प्लांट वाला। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, ह्यूमन में। अब यहाँ पे देखो एक्वेटिक रेस्पिरेशन और टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन, ठीक है ना, इसमें अंतर है। तो देखो एक्वेटिक मतलब पानी, पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन का डिजॉल्वमेंट कम होता है। और जब ऑक्सीजन कम होता है तो ऐसे एनिमल्स को क्या करना पड़ता है, ब्रीथिंग ज़्यादा करना पड़ता है। एक टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे है, ज़मीन पे तो ऑक्सीजन ज़्यादा होता है डिजॉल्व। तो ज़मीन पे जब ज़्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है तो ऐसे को ब्रीथिंग कम करना पड़ता है, ब्रीथिंग कम करना पड़ता है। और ठीक है, तो ये देखो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, यही बात क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, याद रहे। और पानी में ऑक्सीजन कम रहता है तो एक्वेटिक एनिमल को ज़्यादा ब्रीथिंग करना पड़ता है। ये एक्वेटिक होगा, अकर इन वाटर, ये अकरेंस लैंड। फिर से यहाँ पे जो होता है ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, फिर यहाँ पे क्या है, डज नॉट ऑक्सीजन डिजॉल्व। फिर यहाँ पर क्या है, ये जो है ब्रीथिंग रेट इनका क्या होता है एक्वेटिक रेस्पिरेशन का, हाई, क्योंकि ऑक्सीजन कम डिजॉल्व। इसमें क्या होता है लो, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। यही था कन्फ्यूजन। फिर एक सवाल में हमको इसमें भी कन्फ्यूजन होता है कि सेल मेम्ब्रेन